गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी लोग को, गुड मॉर्निंग। ये पीछे का तो ये इसमें क्यों नहीं चल रहा है वीडियो? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, एक मिनट इस सब सारा वो कर देते हैं। सो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बार्स इन सीरीज स्टार्ट किया था, ठीक है। सो बार्स इन सीरीज, बार्स इन सीरीज। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखा था, ठीक है ना। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखकर वॉल्यूमेट्रिक कल का होमवर्क का आंसर बता दीजिए। किसी का आया हो तो बता दो यार। उसमें आंसर नहीं दिया हो क्या? पीछे पीछे आंसर नहीं दिया हुआ है क्या? कौन सा क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था? ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अब यार इसमें कैलकुलेशन ही है, इसमें क्या आंसर है ना, इसमें कैलकुलेशन ही है। कैलकुलेशन कर लो, अगर कैलकुलेशन सही की होगी तो आंसर सही है, ठीक है ना। अब इसका आंसर अब मुझे निकालना पड़ेगा। अगर पीछे दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ेगा। किसी ने निकाला है तो ठीक है ना। क्या करना ही था यार इसमें? कौन सा मैंने दिया था? ये वाला दिया था? नहीं, ये वाला दिया था कि कौन सा दिया था? दोनों में से कोई एक मैंने दिया था। ये वाला तो मैंने करवा दिया था, दूसरा भी मैंने करवा दिया था, तीसरा वाला मैंने दिया था, ठीक है। ये कितना इजी है यार। ये सिग्मा है, ये लोड है, P अपॉन ये एरिया निकाल दोगे। स्क्वायर है तो 40 गुणे 40 का एरिया हो जाएगा, है ना। ये इतना डिवाइडेड बाई 1600 हो जाएगा, मतलब 40 गुणे 40, तो सिग्मा ए आ जाएगा। गेज लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें तो आप लोग निकाल लो, इसमें कोई जरूरत नहीं आंसर वगैरह की। फर्स्ट वाला तो मैंने करवाया ही था यार, फर्स्ट वाला तो मैंने करवाया था ना कल, ठीक है। टेंसाइल लोड परफॉर्म 50 मिलीमीटर लॉन्ग 18 स्टर्न, ये पहला वाला करवाया था मैंने, दूसरा वाला करवाया था, तीसरा होमवर्क दिया था, ठीक है। तो अगर इसमें आंसर नहीं है तो आप लोग इसमें कोई वो जरूरी नहीं है इसका वो, ठीक है ना, सिंपल ही था वो। खाली कैलकुलेशन ही तो करना है यार, कैलकुलेशन ही तो करना है, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेटर सही चलाया है तो आंसर सही है, नहीं सही चलाया तो गलत है, बस, ठीक है। चलो ओके, सो ई की वैल्यू आई है 200 गीगा पास्कल, के की वैल्यू आई है 133.33 और जी की वैल्यू आई है 80। क्या यही सभी का आंसर आ रहा है? अर्थ ने आंसर दिया है भाई, ई का वैल्यू 200 और के का वैल्यू 133.33 और जी का वैल्यू 80। यही आया है क्या सभी का? हाँ, गौतम भी यही कह रहे हैं सर, के का वैल्यू 133.33 है। हाँ तो ठीक है, फिर यही आंसर होगा, ठीक है, यही आंसर होगा। अगर कैलकुलेशन आपका सही है तो बस यही आंसर होगा, ठीक है। चलो, हाँ यही आंसर है ना। तो जिसका आंसर चाहिए था वो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं बार्स इन सीरीज का। मैंने आप लोगों को केस 1 के बारे में बताया था, ठीक है। अब केस 1 के बारे में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ठीक। यहां पर एक ये बार है, दूसरा ये बार है, तीसरा ये बार है, ठीक है। यहां पर इसमें लोड लग रहा है, मान लेते हैं ये P लोड लग रहा है, ठीक। ये पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट C है, ये हमारा पॉइंट D है, ठीक है। सो ABCD ये हमारे पॉइंट्स हो गए थे, और उसके बाद यहां पर P था, तो यहां पर रिएक्शन भी P आ गया था। इसे मैंने मेंबर 1 बोला था, इसे मेंबर 2 बोला था, इसे मैंने मेंबर
3 बोला था, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा टोटल की बात करता हूं, डेल्टा टोटल इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3, यहां से मेरा आ जाता है। अच्छा, अब ये चीज तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, कुछ नया आज हम लोग देखेंगे इसमें, है ना। और उसके बाद ये भी मैंने बोला था कि दैट अगर मैं डेल्टा 1 की बात करूंगा, सो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1, और फिर डेल्टा 2 की बात करूंगा, सो P2 L2 डिवाइडेड बाई A2 और E2 हो जाएगा। और अगर डेल्टा 3 की बात करेंगे, सो P3 L3 डिवाइडेड बाई A3 एंड E3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर एक, ये तो हम लोगों ने कल ये सब डिस्कस किया था, तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि अगर मान लीजिए कभी ऐसे दिया हो, डेल्टा C निकालना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डेल्टा C निकालिए, यहां का डेल्टा C निकालिए, तो हम लोग क्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा C, तब हम लोग किस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ये देखना है पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो देखते हैं कि डेल्टा C कैसे निकलेगा, ठीक है। सो डेल्टा C का मतलब होता है, कभी भी एक लेटर अगर लिखा होता है, इसका मतलब उसका जो दूसरा लेटर होता है वो फिक्स्ड सपोर्ट की बात कर रहा होता है। तो डेल्टा C का मतलब होगा डेल्टा C A की तरफ जाएंगे, डेल्टा C A की तरफ जाएंगे, ठीक है। कभी भी अगर C पॉइंट लिखा हुआ है तो C पॉइंट से हम जाएंगे फिक्स्ड सपोर्ट की तरफ हमेशा। अगर मैं बात करूं डेल्टा D की बात करूं, सो डेल्टा D का मतलब भी क्या होता है, जो दूसरा लेटर इसमें छुपा हुआ होता है, जैसे डेल्टा D मैंने लिखा, तो डेल्टा D मतलब D पॉइंट का डिफॉर्मेशन। अब D पॉइंट का डिफॉर्मेशन किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा ना, है ना। D पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन होगा वो किसी ना किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में होगा, तो वो हमेशा फिक्स्ड के रिस्पेक्ट में होता है। सो डेल्टा D का मतलब भी DA है। अच्छा, अगर डेल्टा B पूछा जाता, सो डेल्टा B का मतलब भी क्या होगा, हमें फिक्स्ड की तरफ ही जाना है। पहली बात, यहां तक बात समझ में आई कि अगर कभी भी एक सिंगल लेटर लिखा होता है तो जो दूसरा वाला लेटर होता है वो उसका फिक्स्ड सपोर्ट होता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं ऊपर करूं और मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा D बताइए क्या होगा, सो डेल्टा D को मैं कैसे लिखूंगा, देखिए डेल्टा D के लिए पहले मुझे D से C आना पड़ेगा, C से B जाना पड़ेगा, फिर B से A जाऊंगा। सो डेल्टा D का मतलब है डेल्टा DA मैं लिख सकता हूं, और DA जाने के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, पहले D से C जाना पड़ेगा, फिर C से B जाना पड़ेगा, और फिर B से A जाना पड़ेगा। सो जो मैं D से C जाऊंगा, D से C जाऊंगा, D से C, उसको मैं डेल्टा 3 बोलूंगा, है ना। जो D से C जाऊंगा वही मेरा डेल्टा 3 है, और जो मैं C से B जाऊंगा, C से B जाऊंगा, वही मेरा डेल्टा 2 है, और जो मैं B से A जाऊंगा वो मेरा डेल्टा 1 है। सो डेल्टा D इस तरीके से भी बनता है, डेल्टा D जो है वो इस तरीके से भी बनता है ना। हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा और डेल्टा दिया होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट का, तो वो उसके फिक्स्ड के रिस्पेक्ट में दिया होता है, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन से करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे तो इसे और ये चीज हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। कंप्लीटेड, ये तो मैंने कल बताया ही था, ये सब चीजें तो कल बताई ही थी, बस खाली यही लिखना था, ठीक है, बस खाली यही लिखना था। उसके बाद कंप्लीट हो गया सभी का। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। फॉर द बार एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द फिगर, कॉमा, डिटरमाइन द
determine the deformation at the free end if the deformation at the free end determine the deformation at the free end if the deformation at point C is delta, है ना। अगर C का डिफॉर्मेशन डेल्टा है ना, C पॉइंट का डिफॉर्मेशन डेल्टा है तो फ्री एंड का डिफॉर्मेशन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो मैं यहां पर पहले तो डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं जिस डायग्राम की बात हो रही है। ये हमारा एक पोर्शन है, ठीक है, फिर ये बीच वाला पोर्शन है, देन लास्ट वाला पोर्शन ये है हमारा, लास्ट वाला पोर्शन ये है, और लोड जो है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लग रहा है, मतलब कि ये एक्सियल टाइप का लोड है, एक्सियल लोड है, ठीक है। और जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, ये वाला सेंटर वाला पॉइंट ए हो गया, यहां पर बी हो गया, यहां पर सी हो गया, ये पॉइंट डी है। सो ए पॉइंट को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि यहां पर सेम रिएक्शन भी आएगा पी का, ये ए पॉइंट अंदर की तरफ लिख देता हूं। सो सी पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन है वो डेल्टा दिया गया है, तो आपको फ्री एंड का पूछा है, मतलब डी पॉइंट का पूछा है। ट्राई करिए। अच्छा, इसमें मैं चीजें बता देता हूं, सारी चीजें क्या क्या है यहां पर, ठीक है। सो जैसे इसका मैं बात करूं तो इसका जो एरिया है वो ए है, यंग्स मॉडुलस ई है। इसका जो एरिया है वो 2a है और यंग्स मॉडुलस ई है। इसका जो एरिया है वो a है और यंग्स मॉडुलस ई है। और यहां से लेके यहां तक, ये वाला यहां तक और ये वाला यहां तक, ठीक है। सो ये लेंथ l है, यहां से लेके यहां तक की ये लेंथ l है और ये लेंथ l है, ठीक है। सो l इज द लेंथ सबकी बराबर है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो मतलब आपको साइड व्यू में नजर आएगा। अब सबका तो अलग अलग साइड व्यू में बना नहीं सकता, तो मैं अगर आपको साइड व्यू के हिसाब से बताऊं ना तो ये कुछ ऐसा बनता है। अगर इसका साइड व्यू में देखोगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये वाला इस तरीके का है, ठीक है। ये वाला भी साइड व्यू से देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। तो ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की किसी भी सर्कुलर रॉड को सामने से देखोगे फ्रंट व्यू उसका रेक्टेंगल ही बनता है, ठीक है ना। तो ये मैं हटा रहा हूं, ये आपके समझाने के लिए था कि ये जो रॉड है ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये सर्कुलर रॉड है। साइड व्यू में देखोगे तो आपको ये नजर आएगा। सो ये जो एरिया है ना, ये इसका एरिया मत समझ लेना। ये जो एरिया मैंने आपको यहां पर लिखा है ना, आप ये वाला एरिया मत समझ लेना। इस एरिया की तो जरूरत होती ही नहीं है ना, इस एरिया की तो जरूरत होती ही नहीं है। ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, जो इसके साइड व्यू में नजर आएगा, दिस क्रॉस सेक्शन एरिया ये ए है। और इसका बड़े वाले का बना दें अगर आप, बड़े वाले का, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया साइड व्यू में नजर आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये वाला एरिया जो है 2a है और ये जो छोटा वाला एरिया है ये a है, ये दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि डेल्टा इज इक्वल्स टू PL अपॉन ए में जो एरिया होता है वो क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है। तो यहां पर ये जो 2a दिया हुआ है ये इसके क्रॉस सेक्शन का एरिया है जो आपको साइड व्यू से नजर आएगा। तीनों को ऐड कर देंगे, डेल्टा PL अपॉन 3 टाइम्स, ओके। कितना आ रहा है डेल्टा के फॉर्म में, आपको आंसर बताना है। आपको जो आंसर बताना है वो डेल्टा के फॉर्म में बताना है, ठीक है। आपको जो आंसर बताना है वो डेल्टा के फॉर्म में बताना है। सी का तो दिया हुआ है, बस आपको वहां का बताना है। आपको बताना है कि डेल्टा डी कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा के फॉर्म में आंसर बताइए। क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फॉर द बार एज सोन इन द फिगर डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड पर डिफॉर्मेशन निकालना है डी पॉइंट पर। डी पॉइंट ही तो फ्री एंड है, ए तो फिक्स्ड है, डी हमारा फ्री एंड है। इफ द डिफॉर्मेशन एट पॉइंट सी इज डेल्टा, अगर सी पर डिफॉर्मेशन जो है वो डेल्टा है
ओके रोहित ठीक है, बट मुझे आंसर डेल्टा के फॉर्म में चाहिए, पीएल अपॉन ए के फॉर्म में नहीं चाहिए आंसर। वो जो पीएल अपॉन ए आप लिख रहे हो ना, उसको भी डेल्टा के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो और फिर आंसर बताओ। तो इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। अब देखिए 2 डेल्टा नीरज कह रहे हैं। चलिए नीरज, और आप लोग और लोग सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए, बताइए क्या आना चाहिए। डेल्टा के फॉर्म में आंसर बताना है आपको। सो अगर देखिए, चलिए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। हमें गिवन क्या है ना, जो हमें गिवन है वो ये है कि डिफॉर्मेशन एट सी जो है वो डेल्टा के बराबर है। ठीक है, नहीं गौतम 2 डेल्टा आंसर नहीं होगा। ठीक है, सो हमें पता है कि सी पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन है वो डेल्टा है। तो सी पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक बात बताइए, सी पॉइंट का मतलब क्या है? अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया, सी का मतलब है कि आपको फिक्स्ड एंड तक आना है। सी का मतलब सी ए दिया हुआ है, और सी ए का मतलब होता है सी से पहले बी आओगे, फिर बी से ए आओगे। सो सी से लेके पहले आप बी आओगे और फिर बी से लेके ए आओगे, तो ये दिया हुआ है डेल्टा। ये आपका ओके। अनिकेत आपका आंसर, रुकिए मैं बताता हूं। थोड़ा सा और सही करो, ऑलमोस्ट आप पहुंच रहे हो आंसर के पास। वेरी गुड विशाल, करेक्ट आंसर, करेक्ट। चलिए पहला करेक्ट आंसर मिला विशाल, वेरी गुड। चलिए और लोग भी ट्राई करो, एक करेक्ट आंसर आ चुका है। ठीक है, सो सी से लेके बी, फिर बी से लेके ए तक हम जाएंगे तो वो डेल्टा हो जाएगा, नो प्रभात, ये नहीं है। दूसरा दोबारा चेक करिए। अब देखो, अब लेकिन मुझसे पूछा क्या गया है? मुझसे पूछा गया है डेल्टा डी के बारे में, और डेल्टा डी क्या होगा? डेल्टा डी का मतलब डी ए होगा, है ना। और डी ए का मतलब क्या होता है? पहले डी से लेके मैं सी जाऊंगा, फिर मैं सी से लेके बी जाऊंगा, और फिर मैं बी से लेके ए जाऊंगा। तो देखो, सी से लेके बी और बी से लेके ए, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि डेल्टा के बराबर है। तो ये दोनों चीज तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ये डेल्टा के बराबर है। सो मुझे क्या निकालना है? डीसी को ये, ठीक है, मुझे क्या निकालना है? डेल्टा डीसी निकालना है। मुझे निकालना है डेल्टा डीसी, और डेल्टा में जोड़ देना है, मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही काम मुझे करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप एक चीज देखिए, इधर मैं कर रहा हूं, इस साइड में, ठीक है। पहले तो आप ये देखो, ये आपने निकाला है ना, सीबी और बी ए। अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, सो डेल्टा सी का मतलब हो गया डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1। डेल्टा सी का मतलब क्या हो गया? सी ए, ये हो गया डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा, है ना। अब यहां पर अगर आप देखो, क्या अगर मैं बोलूं P1 कितना है, P2 कितना है, P3 कितना है, सब में लोड बराबर है, क्योंकि बीच में तो कोई लोड लग नहीं रहा है। सो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि भाई P1 जो है P के बराबर है, P2 जो है वो P के बराबर है, P2 जो है वो P के बराबर है, और P3 जो है वो भी P के बराबर है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 जो है वो डेल्टा के बराबर है। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा? P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन A2 E2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। सो P1 कितना है P, L1 कितना है L, A1 कितना है A, यंग्स मॉडुलस कितना है E, प्लस P2 कितना है P, L2 कितना है L, A2 कितना है? A2 देखो, A2 मतलब ये वाला एरिया कितना है? 2A है। A2 मतलब सेकंड वाले का एरिया जो कि 2A है, तो यहां पर मैं 2A लिखूंगा, 2A, और E2 कितना है? E है। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा, ठीक है। सो यहां पर अगर हम लोग करेंगे, सो ये आ जाएगा, इसको वो करेंगे तो ये आ जाएगा 3PL अपॉन 2AE इज इक्वल्स टू डेल्टा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं कि PL अपॉन AE इज इक्वल्स टू 2/3 डेल्टा। 2/3 डेल्टा, मुझे एक रिलेशनशिप मिल गया, ठीक है। PL अपॉन A इज इक्वल्स टू 2/3 डेल्टा, ये मुझे पता चल गया। अच्छा, मुझे क्या चाहिए? देखो, मुझे चाहिए डेल्टा D, मुझे ये निकालना है, इसमें से डेल्टा मुझे पता है, डेल्टा DC मुझे चाहिए। सो एक बात बताइए, क्या डेल्टा DC जो है वो डेल्टा 3 है कि नहीं है? डेल्टा DC देखो, D से लेके C तक आना, यही तो डेल्टा 3 है। सो अगर ओके शिवम, हाँ आपका भी करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है, सेकंड, ठीक है। सो डेल्टा 3 का मतलब क्या हो जाएगा? डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू P3 L3 डिवाइडेड बाई A3 एंड E3,
और P3 कितना है, P है, L3 कितना है, L है, A3 कितना है, A है, E3 कितना है, E है, और PL अपॉन A कितना होता है, ये यहां से पता चल जाएगा कि 2/3 डेल्टा होता है, जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला। अब 2/3 डेल्टा डेल्टा में ऐड कर दो, है ना। अब आपको क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, डेल्टा डी। सो डेल्टा डी इज इक्वल टू डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, और डेल्टा 3 आ गया है आपका 2/3 डेल्टा प्लस डेल्टा, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/3 डेल्टा। ये आ गया आपका आंसर। यस करेक्ट नीरज, प्रखर, ओम। ओम 5/3 होगा, 2 नहीं होगा, 5/3 डेल्टा। डेल्टा डी इज 5/3 डेल्टा। अच्छा टाइपिंग मिस्टेक, हाँ कोई नहीं। चलिए समझ में आया, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले देखिए सी पॉइंट का मैं फिर से समझा देता हूं, एक बार सभी लोग ध्यान से समझ लेंगे, जिनको नहीं समझ में आया है एक बार फिर से समझ लेंगे। हमारे पास ये दिया हुआ था कि फॉर द बार एज सोन इन द फिगर डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड। सी पॉइंट फ्री एंड पर डिफॉर्मेशन निकालना है। अगर सी पर डिफॉर्मेशन दिया है तो सी का मतलब होता है हमेशा हमें फिक्स्ड एंड पर जाना होता है, और मुझे डी का निकालना है जो कि आपका फ्री एंड है, फ्री एंड है। और मुझे क्वेश्चन में सी का दिया गया है, तो सी का मतलब है सी ए दिया गया है। सी का क्या मतलब है कि सी ए दिया गया है, और सी ए जाने के लिए पहले सी से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से ए जाना पड़ेगा। सी से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से ए जाना पड़ेगा। सी से बी को डेल्टा 2 लिख सकते हो, बी से ए को डेल्टा 1 लिख सकते हो। सो यहां पर मैंने लिख दिया डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 1, और ये क्वेश्चन में डेल्टा के बराबर दिया हुआ है। अब मुझे डेल्टा डी निकालना है। डेल्टा डी डी क्या हो जाएगा, डी से लेके ए तक जाना होगा जो कि फिक्स्ड है। अब डी से ए का मतलब है डी से पहले सी जाऊंगा, फिर सी से बी जाऊंगा, फिर बी से ए जाऊंगा, ठीक है। अब ये जो सी से बी जाऊंगा और बी से ए जाऊंगा, सी से बी, बी से ए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये डेल्टा के बराबर, ये मैंने डेल्टा लिख दिया। बस मुझे डीसी निकालना है, डीसी जो कि डेल्टा 3 है, और डेल्टा 3 क्या हो जाता है, P3 L3 अपॉन A3 E3, ठीक है। अब P3 की वैल्यू P है, और L3 की वैल्यू L है, A3 की वैल्यू A है, और E3 की वैल्यू E है। तो मुझे PL अपॉन A को डेल्टा के फॉर्म में निकालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो ये 3 मेंबर हैं, ठीक है, ये 3 मेंबर है, तीनों में लोड जो है बराबर है P P एंड P। तो क्वेश्चन में मुझे ये C से लेके B जो कि डेल्टा 2 है, और B से लेके A जो कि डेल्टा 1 है, ये दिया हुआ है। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा के बराबर दिया गया है। डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, P1 L1 अपॉन A1 E1, और डेल्टा 2 हो जाएगा P2 L2 अपॉन A2 E2, ये जो है डेल्टा के बराबर। अब P1 कितना है, P के बराबर है, L1 L के बराबर है, A1 A के बराबर है, और E1 E के बराबर है, लिख दिया मैंने। P2 P के बराबर है, L2 L के बराबर है, A2 सेकंड का क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A के बराबर है, और E2 जो है E के बराबर है। इसको सॉल्व करेंगे, सो 3/2 PL अपॉन A आएगा जो कि डेल्टा के बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप PL अपॉन A को 2/3 डेल्टा लिख सकते हो। अब यहां पर ये जो PL अपॉन A है, जब ये 2/3 डेल्टा आ गया, वो चीज आप यहां पर पुट कर दो। अब ये जो डेल्टा 3 2/3 डेल्टा आ गया, वो यहां पर पुट कर दो, क्योंकि आपको ये निकालना था। सो 2/3 डेल्टा प्लस डेल्टा आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए।
सर डायरेक्ट भी तो डेल्टा का वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 3PL/E। बट हमें तो डेल्टा के फॉर्म में निकालना है ना प्रेमलता, उससे आप क्या निकाल लोगे डायरेक्ट? आप डेल्टा का वैल्यू 3PL, बट डेल्टा थोड़ी नहीं पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, फिर आप ये बता रहे हो सर डेल्टा को 3PL/E। अनिकेत आपने भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन तो देखो पहले। ये पूछा गया है फॉर द बार एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड। फ्री एंड पर डिफॉर्मेशन आपसे पूछा गया, मतलब डी पॉइंट पर। इफ द डिफॉर्मेशन एट सी पॉइंट इज डेल्टा, अगर सी पर जो डिफॉर्मेशन है वो डेल्टा है। राहुल आप क्या कह रहे हो? सोल्यूशन अपोजिट किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से आपको क्या यहां पर डाउट आ रहा है? आपका ये बात मैं समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो? ठीक है, ठीक है। सो आपको आंसर डेल्टा के फॉर्म में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को एक बार जब बारीकी से पढ़ेंगे ना, हम लोग क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, फिर समझ में नहीं आता है कि पूछा क्या गया है। ठीक है ना, तो ये जरूरी है कि समझ में आए कि पूछा क्या जा रहा है। डायरेक्शन, डायरेक्शन अपोजिट, कौन सा डायरेक्शन अपोजिट किया गया है? कोई भी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, कोई भी। कौन सा डायरेक्शन अपोजिट है? हाँ, कौन सा डायरेक्शन अपोजिट है बताइए, कौन सा डायरेक्शन अपोजिट है? अरे भाई फिक्स्ड एंड की तरफ जाना है, किस चीज में आप डायरेक्शन अपोजिट की बात कर रहे हो? सब डायरेक्शन सही है, बताइए कहां पर आपको डायरेक्शन अपोजिट लग रहा है? किस चीज का, किस चीज का डायरेक्शन? चलो नेक्स्ट आगे मैं चलता हूं, तब तक आप डायरेक्शन बताते रहो, कौन सा डायरेक्शन आपको अपोजिट लग रहा था। वैसे कोई डायरेक्शन अपोजिट है नहीं। ठीक है, केस 2, केस 2, डिफॉर्मेशन मेंबर में हो रहा है या पॉइंट में? अच्छा ठीक है, चलिए। राहुल का जो डाउट है वो पूछ रहे हैं कि सर डिफॉर्मेशन मेंबर में हो रहा है या पॉइंट में हो रहा है। एक बात बताओ राहुल, एक बात बताओ, देखो राहुल नहीं, सभी लोग बताओ, सभी लोग, ये एक मेरा मेंबर है, ठीक है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आता तो मुझे, इसीलिए देखो मैं क्वेश्चन बता देता हूं ना। क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं बिल्कुल सही बात कह रहे हो प्रभात कि हिंदी मीडियम में सर क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है। एक बात बताइए, क्वेश्चन लिखने के बाद क्या मैंने समझाया नहीं हिंदी में? क्वेश्चन लिखने के बाद मैंने हिंदी में भी तो बताया है ना कि फॉर द बार एज सोन इन द फिगर डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड। मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि फ्री एंड पर डिफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है, फ्री एंड पर, है ना? फ्री एंड पर डिफॉर्मेशन पूछ रहा है। अगर सी पॉइंट पर जो डिफॉर्मेशन है वो डेल्टा है तो डी पर कितना होगा? ये चीज तो मैंने समझाई ही थी, है ना? तो क्वेश्चन अगर आपको यहां से नहीं समझ में आया तो मैंने उसके बाद उसको समझाया भी था कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है कि डी पॉइंट का देखो डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड, फ्री एंड का डिफॉर्मेशन आपसे पूछ रहा है अगर सी का जो डिफॉर्मेशन है वो डेल्टा है। ठीक है, तो ये चीज था। हाँ, तो अब आगे आते हैं इस बात पर कि डिफॉर्मेशन पॉइंट का हो रहा है कि मेंबर का हो रहा है। तो जब मेंबर में डिफॉर्मेशन होगा, ओके, रामेश्वर कह रहे हैं सर मेंबर में होगा चलो ठीक है, बात करते हैं, फिर मैं बताता हूं, समझाता हूं। तो इसका मतलब फिर अगर मेंबर में होगा तो यहां पर जो अभी आप लोगों ने किया, यहां तो मैंने पॉइंट की बात की, तब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, उसी समय आपको बताना चाहिए था ना। चलिए, एक बच्चे ने पूछा तो कम से कम एक बात बताओ, ये रॉड है जिसकी लेंथ एल है, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया पी का, इसके ऊपर मैंने लोड लगाया पी का, ठीक है? इसके ऊपर मैंने लोड लगाया पी का, और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो कि साइड में है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि आपको साइड व्यू से नजर आएगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, इसका यंग्स मॉडुलस ई है, यंग्स मॉडुलस इसका ई है। तो अगर मैं बोलूं कि ये मेंबर जो है मेरा ए बी मेंबर है, ए बी मेंबर है, ठीक है, ए बी मेंबर है। सो अगर मैं बोलूं डिफॉर्मेशन ऑफ दिस मेंबर, डिफॉर्मेशन ऑफ दिस मेंबर, तो आप बोलोगे कि भाई PL/A ही हो जाएगा,
क्योंकि P लोड लग रहा है, L इसका लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यंग्स मॉडुलस E है, सो PL अपॉन A इस मेंबर का डिफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इस मेंबर का टोटल डिफॉर्मेशन कितना हो गया? PL अपॉन A हो गया। अच्छा, तो डिफॉर्मेशन होकर वो पहुंचेगा कहां पर? वो मान लीजिए यहां पर पहुंच गया। डिफॉर्मेशन होने के बाद मान लीजिए वो यहां पर पहुंच गया। डिफॉर्मेशन होने के बाद मान लीजिए वो यहां पर पहुंच गया। ठीक है, कितना पहुंच गया? वो जो बी पॉइंट पहले यहां पर था, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया बी डैश। ये डिफॉर्मेशन कितना है? डेल्टा है। ये डिफॉर्मेशन डेल्टा है। तो एक बात बताइए, इस पूरे मेंबर का डिफॉर्मेशन कितना हुआ? डेल्टा हुआ, PL अपॉन A। अगर मैं बोलूं कि बी पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना हुआ? बी पॉइंट का अगर मैं ये बोल दूं बी पॉइंट का डिफॉर्मेशन कितना हुआ, तो आप ये बोलोगे कि सर बी पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन हुआ वो भी डेल्टा ही है और वो PL अपॉन A ही है। PL अपॉन A ही है। ठीक है, और बी पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो किसके रिस्पेक्ट में हुआ है? A के रिस्पेक्ट में हुआ है। बी पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन हुआ है वो A के रिस्पेक्ट में हुआ है, सो वो PL अपॉन A ही है। PL अपॉन A ही है ना? हां भाई, जब एक बात बताओ, जब वो ये चीज फिक्स है तो जैसे मेंबर आगे बढ़ा तो उसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट भी तो आगे बढ़ रहा होगा। जब मेंबर आगे बढ़ रहा है तो मेंबर में अगर एक पॉइंट चुन लोगे तो वो पॉइंट भी तो उसी के रिस्पेक्ट में आगे बढ़ेगा। बात ये समझिए ना। बी डैश नहीं रामेश्वर भाई, बी डैश नहीं, बी का डिफॉर्मेशन है, वो बी डैश पर पहुंच गया है, वो तो उसकी फाइनल पोजीशन है। ठीक है, अब देखो, अगर यहीं पर मैं अगर ये बात करता, यहीं पर मैं ये बात करता कि यहां पर लोड लग रहा है एक, ठीक है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये लोड लग रहा है P। ठीक है, तो यहां पर रिएक्शन भी आएगा P का। अब यहां पर पॉइंट A है और यहां पर पॉइंट B है। अब मैंने एक सेंटर में पॉइंट चुन लिया C पॉइंट, है ना, सेंटर पर मैंने एक पॉइंट चुन लिया C पॉइंट। B पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पॉइंट का हुआ कि नहीं हुआ? मेंबर में हर पॉइंट में सेम डिफॉर्मेशन होगा। प्रखर पूछ रहे हो, वही मैं समझाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो पहले। ठीक है, सो अगर यहां पर, यहां से इसकी लेंथ कितनी है? L है, और यहां पर आपने एक पॉइंट लिया जो कि L/2 डिस्टेंस का था। ठीक है, तो जब आपने P लोड लगाया तो हुआ क्या? देखिए, इस P लोड लगाने की वजह से हुआ क्या? ये मेंबर आगे खिसक गया। कितना से आगे खिसक गया? D। तो B पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन हुआ वो कितना हुआ? सो अगर मैं बोलूं डेल्टा B का जो डिफॉर्मेशन हुआ उसको आप BA भी लिख सकते हो, BA भी लिख सकते हो, या इसको यही डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये BB डैश डिस्टेंस हो जाएगा। B कहां पहुंच गया? BB डैश पर पहुंच गया। B कितना आगे बढ़ गया? BB डैश डिस्टेंस आगे बढ़ गया। ठीक है, डिफॉर्मेशन कितने के बराबर है? ये डेल्टा के बराबर है। कितना हो जाएगा? ये PL अपॉन A हो जाएगा। तो बहुत अलग अलग तरीके से इस चीज को लिख सकते हो। डिफॉर्मेशन जो पूरे मेंबर का हुआ वो भी इतना ही हुआ। B का कितना हुआ? B जो है वो आगे बढ़ के B डैश पर पहुंच गया, तो B कितना आगे बढ़ गया? BB डैश आगे बढ़ गया, जिसको मैं डेल्टा बोल रहा हूं। BB डैश जो डेल्टा के बराबर है। B को मैं BA भी बोल सकता हूं, और लोड के रिस्पेक्ट में लिखूं तो PL अपॉन A भी लिख सकता हूं। अब मैंने पॉइंट C लिया, पॉइंट C लिया, तो जैसे B पॉइंट आगे बढ़ा है वैसे ही मेरा C पॉइंट भी तो आगे बढ़ा होगा, है ना। जैसे B पॉइंट आगे बढ़ा है वैसे C पॉइंट भी तो आगे बढ़ के C डैश पर पहुंचा होगा, है ना। C पॉइंट भी आगे बढ़ के पहुंचा होगा। अब मैं अगर जानना चाहूं कि C का डिफॉर्मेशन कितना है, तो आप क्या बोलोगे? C का डिफॉर्मेशन CA बोलोगे। C का क्योंकि डिफॉर्मेशन किसी का भी होता है ना, वो फिक्स के रिस्पेक्ट में ही होता है, क्योंकि फिक्स वाला तो आगे बढ़ ही नहीं सकता ना भाई। देखो, अगर मैं वरना क्या होगा? रिलेटिव हो जाएगा फिर। जैसे अगर मैं B का डिफॉर्मेशन देखूंगा तो A के रिस्पेक्ट में क्यों देख रहा हूं? क्योंकि A वहीं पर रुका हुआ है। हम गाड़ी चलाते हैं, हमारी 60 की स्पीड है, अर्थ के रिस्पेक्ट में है ना, हमारे लिए वो रुकी हुई है ना भाई। रोड तो आगे नहीं बढ़ रहा है उसी रफ्तार से ना, तो एक के रिस्पेक्ट में जो रुका होता है उसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं। तो B पॉइंट का जो डिफॉर्मेशन है वो A के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अब अगर मैं C का बोलूं तो C का C A तक आ जाएगा। अब यहां पर C पॉइंट पर लोड कितना है? सेम लोड होगा, आप सेक्शन लगाकर देख लो। तो यहां पर जो लोड होगा वो P होगा, बट C पॉइंट से A पॉइंट की जो लेंथ है वो L/2 है। सो PL अपॉन AE। सो ये PL अपॉन AE था, यहां पर PL अपॉन 2 AE है, तो ये डेल्टा बाई 2 के बराबर होगा, ये डेल्टा बाई 2। सो ये जो C पॉइंट है ये कितना मूव किया?
ये आगे मूव किया, डेल्टा बाई 2 मूव किया, डेल्टा बाई 2 मूव किया ये, ठीक है। सो ये मूव किया, तो पॉइंट भी मूव करते हैं भाई, पॉइंट भी मूव करते हैं। पूरा मेंबर का डिफॉर्मेशन तो होता है, पॉइंट का भी होता है, इसीलिए मैंने बोला पॉइंट का फिक्स के रिस्पेक्ट में निकालो। बात समझ में आई? तो मेंबर का भी डिफॉर्मेशन हो रहा है, पॉइंट का भी आप निकाल सकते हो। जैसे सी पॉइंट सी डैश पर पहुंच गया, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? ये डेल्टा बाई 2 मूव किया, ये डेल्टा मूव किया। ऐसे ही कोई पॉइंट आप यहां ले सकते हो डी, वो हो सकता है वो और कम मूव करेगा, है ना, डी डैश। तो यहां पर आप ऐसे करके निकाल सकते हो, डेल्टा डी का मतलब डी ए, और ये लेंथ मान लीजिए एल बाई 4 है, तो उसके तरीके से आप निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई? यस शिवम, स्टैटिक बॉडी से डील करेंगे। क्लियर हो गया सभी का? सारे डाउट्स क्लियर हो गए? ठीक है, सारे डाउट्स क्लियर हो गए, है ना। तो मेंबर का डिफॉर्मेशन तो होता है, ये जो मेंबर का डिफॉर्मेशन होता है मतलब वो फ्री एंड का डिफॉर्मेशन है। जब भी हम बात करते हैं ना मेंबर का टोटल डिफॉर्मेशन, मेंबर का जब हम बात करते हैं टोटल डिफॉर्मेशन, तो मेंबर के फ्री एंड का डिफॉर्मेशन को मेंबर का टोटल डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और मेंबर के फ्री एंड पे जो पॉइंट होगा वो उस पॉइंट का भी डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, मेंबर के अंदर कोई पॉइंट लेते हो तो वो अपने हिसाब से आगे पीछे मूव करता है। सर इफ लोड इज अप्लाइड ऑन द पॉइंट देन हाउ द इफेक्ट, वो वही मैं करने जा रहा हूं सौतिक, वही मैं करने जा रहा हूं। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग के डाउट्स बढ़ते जाते, मैं कह हाँ रहा हूं, मैं उस पर आता हूं सौतिक, आपके उस पर, ठीक है। कि अगर क्या कहां पर सर लोड अप्लॉइड देन हाउ द इफेक्ट ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल्स टू, क्या कहना चाहते हैं? इफ द लोड इज अप्लाइड ऑन पॉइंट देन हाउ द इफेक्ट ऑन पॉइंट बी, इफेक्ट ऑन पॉइंट बी इज इक्वल्स टू इफेक्ट ऑन पॉइंट ए। ये आप कंफ्यूज हो गए सौतिक? इफेक्ट ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल्स टू इफेक्ट ऑफ पॉइंट ए। अच्छा, ये तो आप बहुत बेसिक में चले गए यार, बहुत ज्यादा उसमें चले गए। तो मैंने बहुत पहले समझाया था यार, कि जब आप ये पूछ रहे हो कि जो बी पर लोड लग रहा है वो सेम इफेक्ट ए पर कैसे आ रहा है, अरे यार ये तो आप एकदम गलत बात कर दी है, ठीक है। वो तो यार स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हो रहा है ना। आप ये पूछ रहे हो कि जो लोड मैंने बी पर लगाया वो सेम ए पर कैसे आ गया, ये जो मैंने बी पर लगाया वो ए पर कैसे? अरे यार ये रिएक्शन है मेरे भाई, ये रिएक्शन है यार, हाँ ये तो रिएक्शन हो गया ना। आप दीवाल को धक्का दोगे तो दीवाल भी तो आपको सेम रिएक्शन देगी ना। आप अगर जमीन पर खड़े हो, है ना, जमीन पर खड़े हो, आपका वजन अगर 70 किलो है मास आपका, तो आपका जो वेट होगा 70 इंटू 10 कर दूं मैं, जी को 10 मान लूं, तो 700 न्यूटन आपका वेट है। तो आप जमीन पर 700 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो अर्थ आपके ऊपर 700 न्यूटन का रिएक्शन देगा ना। तो वही चीज है, अगर आप इसको खींच रहे हो तो जहां से फिक्स होगा वो रिएक्शन देगा, वो इफेक्ट थोड़ी नहीं चीज हो रही यार। यहां पर जो लोड लगा रहे हैं वो यहां पर रिएक्शन आ रहा है, तो सिंपल वो है ना, स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन से आता है। चलो आगे बढ़ते हैं केस 2 पर, केस 2 पर, ठीक है, केस 2 पर आते हैं। केस 2 एक न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है। केस थ्रू हम लोग एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। चलिए, सो देखते हैं। फॉर द बार as shown in the figure, for the bar as shown in the figure, determine क्या चीज निकालना है? चलिए, determine first the ratio of maximum tensile stress, the ratio of maximum tensile stress, the ratio of maximum tensile stress to the maximum compressive stress, to the maximum compressive stress, maximum compressive stress, maximum compressive stress पहला। दूसरा the ratio of maximum tensile stress to the maximum compressive stress पहला हो गया। दूसरा चीज हमें निकालना है deformation at the free end, deformation at the free end, deformation at the
फ्री एंड पर हमें डिफॉर्मेशन भी निकालना है। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये इस तरीके से यहां पर चला गया एक मेंबर। दूसरा मेंबर ये है, ठीक। तीसरा मेंबर ये है, यहां पर फिक्स्ड है, यहां पर फिक्स्ड है। ठीक है, यहां पर फिक्स्ड है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं। लेट मी चेक लोड कितना कितना लग रहा, पॉइंट कितना कितना है। ठीक है, 5p 8p, यहां पर हम लोग लोड लगा देते हैं 5p का। ठीक है, 5p का यहां पर लोड लगा दो और सेंटर पर यहां पर लोड लगा दो 8p का लोड यहां पर लगा दो। ठीक है, 5p हो गया, यहां पर 8p हो गया और एक 4p का लोड यहां सेंटर पर लगा दो। ठीक है, 4p का लोड यहां पर लगा दो। यहां ये जो डॉट मैंने बनाया है ना, लोड यहां पे लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये जो डॉट है ना, यहां पर लोड लग रहा है। ठीक है, ये डॉट है, ये डॉट है, यहां पर लोड लग रहा है। ठीक है, और यहां पर मार्क कर देते हैं चीजों को, जैसे कि यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो L है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, यंग्स मॉडुलस इसका E है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 है, यंग्स मॉडुलस इसका 2E है। और यहां से लेके यहां तक इसकी लेंथ L है, यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ L है, यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ L/2 है और यहां से लेके यहां तक इसका लेंथ L/2 है। ठीक, पॉइंट्स मेंशन कर देता हूं। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप E पॉइंट का रिएक्शन बताइए कितना आ रहा है, उसके बाद आगे बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप E पॉइंट का रिएक्शन निकालिए, निकालिए आप लोग और बताइए कितना आ रहा है। पांच इधर जा रहा, 5 4 9 9 इधर आ रहा है और 8 पे 1p। ठीक है, सो अगर आप देखो 5 इधर आ रहा है, 4 इधर आ रहा है, तो 5 4 9 9 इधर आ रहे हैं, है ना। 9p का जो है वो इधर की तरफ है, 9p का इधर की तरफ है और 8p का इधर की तरफ है। तो जो नेट होगा, नेट की अगर मैं बात करूं, सो नेट लोड जो होगा वो p का इधर की तरफ होगा, वो p का इधर की तरफ होगा। तो रिएक्शन जो है ये इधर की तरफ लग जाएगा, रिएक्शन जो है वो अपोजिट, रिएक्शन हमेशा नेट लोड के अपोजिट लगता है। ठीक है, सो 9p इधर है और 8p इधर है, तो 9 माइनस 8 जो है p का लगेगा इधर, p का लगेगा इधर। अगर p का इधर लग रहा है तो इसका अपोजिट में रिएक्शन यहां पर आ जाएगा। ठीक है, चलो सब लोग सबको नोट डाउन कर लो। देखो मैं बता देता हूं क्या पूछा जा रहा है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस टू मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, पहले तो इसमें देखना है कि टेंसाइल जो खींचने वाला लोड है वो कितना है, और फिर कंप्रेसिव का स्ट्रेस और डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड। यहां पर फ्री एंड कौन सा है, ए पॉइंट है, हमें ए पॉइंट पर डिफॉर्मेशन निकालना है और ए पॉइंट मतलब फ्री एंड पर निकालना है, और फ्री एंड कौन सा है, ए पॉइंट है, वहां पर हमें निकालना है। ठीक है ना, चलिए
ओके सुजय, थैंक यू। सही बात। हाँ देखिए, है ना, पढ़ाई हमें इस तरीके से करनी चाहिए ना कि एक बार हम पढ़े तो हमारा सारा एग्जाम निकल जाए। हाँ ठीक है, बस यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एग्जाम और उन सब चीजों के नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बट फोकस ये रहता है कि अगर आप पढ़ रहे हो तो ऑलमोस्ट आपका सारा चीज कवर हो जाए थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आपको अपने तरफ से एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना। बट हाँ, एसएससी जेई और ए लेवल के तो क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे ही करेंगे पूरा। मेंबर 1 का एरिया मेंबर 1 का ए है, यंग्स मॉडुलस ई है। मेंबर 2 का एरिया a/2 है और 2e है, ठीक है। अब हमें क्या करना, एक बात बताइए, आप लोगों ने कल 3 कंडीशन देखी थी, है ना। आप लोगों ने कल जो है मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन बताया था। कौन कौन सा? प्रिज्मेटिक होना चाहिए। तो क्या ये प्रिज्मेटिक है? नहीं है। तो प्रिज्मेटिक बनाने के लिए इसे हमें 3 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो प्रिज्मेटिक में हमें बनाने के लिए इसको 3 पार्ट में तोड़ना पड़ा। और अगर मैं बोलूं सेम मटेरियल, तो सेम मटेरियल देखो, यहां पर मटेरियल अलग है, यहां पर अलग है और यहां पर अलग है ना। अच्छा, ये इसका भी ए और ई है, इसका भी ए और ई है ना। लास्ट वाले का भी ए और ई है, लास्ट वाले का भी ए और ई है। अच्छा, मतलब मेंबर 1 आप उसको कह रहे थे, ठीक है, मुझे लगा मैं इधर से मेंबर 1 समझ रहा था, ठीक है, ए और ई है। सो इसको मुझे कितने पार्ट में तोड़ना होगा? क्योंकि देखिए, प्रिज्मेटिक बनाने के लिए तो 3 पार्ट में तोड़ना पड़ा, लेकिन क्या प्योर एक्सियल लोडिंग बनाने के लिए इसको कितने पार्ट में तोड़ना पड़ेगा बताइए? प्योर एक्सियल लोडिंग बनाने के लिए इसको कितने पार्ट में तोड़ना पड़ेगा? तो देखो, इस वाले पार्ट में ये प्योर एक्सियल लोडिंग है, बिल्कुल है। अगर ये लोड नहीं होता, अगर ये लोड जो बीच में लग रहा है ये नहीं होता, तब ये पूरा का पूरा एक मेंबर हम मान लेते हैं प्योर एक्सियल लोडिंग के लिए। लेकिन बीच में लोड लगने की वजह से इसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, 1 2 3। और वैसे ही अगर ये बीच में नहीं होता तो ये पूरा का पूरा 1 होता। अब क्योंकि बीच में लोड लग गया तो इसको भी 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, दैट प्योर एक्सियल लोडिंग और सेम मटेरियल एंड प्रिज्मेटिक, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए 5 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। तो मैं इधर से लेके चलता हूं, लेफ्ट साइड से, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया भाई कि ये मेरा मेंबर नंबर 1 है, ये वाला मेरा मेंबर नंबर 2 है, ये वाला मेरा मेंबर नंबर 3 है, ये वाला मेंबर नंबर 4 है, ये वाला मेंबर नंबर 5 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं निकालूंगा P1 का मतलब है लोड इन द AB मेंबर, लोड इन द AB मेंबर, ये P1 होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सेक्शन लूंगा, यहां पर एक सेक्शन लूंगा। अब इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड देखूंगा तो 5P का लोड है। तो मुझे राइट देखने की जरूरत है क्या? क्या राइट देखने की जरूरत है? नहीं है यार। 5P प्लस या माइनस में, चलिए बताइए, 5P ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? और इधर से भी देखना चाहते हो ना, देखो 8P का इधर है और ये इधर P, 8P और ये P, 9P, 9 में से 4 गया 5P, तो ये पॉजिटिव का 5P आएगा, क्योंकि सेक्शन से दूर जा रहा है, सेक्शन से दूर जा रहा है तो पॉजिटिव का आ जाएगा, है ना। अब आते हैं यहां पर, अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में मतलब लोड इन द BC मेंबर की बात करते हैं, लोड इन द BC मेंबर बात करते हैं, जो कि P2 हो जाएगा। सो क्या यहां पर अभी बीच में कोई लोड और आया क्या? नहीं आया, तो अभी भी 5P ही होगा, अभी भी 5P होगा, क्योंकि यहां लो, क्योंकि इसके इधर अभी बीच में तो कोई लोड और आया ही नहीं, तो यहां पर भी आंसर कितना होगा? 5P प्लस का होगा। इधर से देख लो, अभी भी वही सेम चीज, सेम कहानी है। तो ये तो 2 जगह लोड हो गया। अब मैं लोड की बात करूंगा CD मेंबर में, जो कि P3 होगा। C से लेके D मेंबर की बात करूंगा, तो अब मेरा सेक्शन यहां पर ना होके मेरा सेक्शन कहां पर होगा? मेरा सेक्शन यहां पर होगा, ठीक है, मेरा सेक्शन यहां पर होगा। अब जब मेरा सेक्शन यहां पर है तो मुझे 8P कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो -8P और +5P -3P हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3P हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3P हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। इधर से भी देख लो, -4P है और ये P है, तो कितना हो जाएगा? -4P + P -3P हो जाएगा, ठीक है। अब मैं CD के बाद DE मेंबर की बात करता हूं, DE का मतलब है P4 की बात करता हूं। जब मैं DE की बात करता हूं, E, अच्छा E पॉइंट तो उधर मैंने ले लिया ना,
एक काम करो ना, ई वाले को यहां लिखना चाहिए, तो चलो अब इसको एफ लिख दो, अब इसको ई लिख दियो तो इसको एफ लिख दो, तो यहां पर डी एफ लिख दो, फिर यहां पर डी एफ लिख दो, फिर डी एफ। सो डी एफ जो है वो P4 है, तो आपको जो सेक्शन लेना पड़ेगा वो डी एफ में लेना पड़ेगा। तो यहां जब आप सेक्शन लोगे तो अभी भी देखो -4P और P, तो यहां अभी भी -3P आएगा, और इधर से भी देख सकते हो -8 + 5, तो यहां पर अभी भी -3P का ही होगा, अभी भी -3P का होगा। और लास्ट अगर मैं बात करूं कि लोड इन द एफ ई मेंबर, जो कि मेरा P5 हो जाएगा। सो P5 के लिए हमें क्या करना है, P5 के लिए हमें यहां पर एक सेक्शन लेना है लास्ट वाले पार्ट में। तो लास्ट वाले में बस एक ही लोड राइट हैंड साइड दिख रहा है, कितना दिख रहा है, P का दिख रहा है ना, एक ही दिख रहा है P का। और इधर से भी अगर आप देखना चाहते हो, सो -8 + 4, -8 + 4 हो जाएगा -4, और +5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ई को बदल दें, चलो यार बदल लो यार, जैसा मर्जी है वैसा कर लो यार, चलो ठीक है। हाँ सीक्वेंस में चलेगा, तो आप चाहो तो चेंज कर लो, चाहो तो चेंज कर लो, ठीक है, ई एफ कर लो, तो फिर इसको सब भी चेंज करना पड़ेगा। जो जैसा लिख लिया बदलने की जरूरत नहीं है। अब जिसने जो ऐसे लिखना चाहता लिख लो, जो बदलने की जरूरत नहीं है। डी से लेके ई तक, फिर ई से लेके एफ तक, ठीक है। अब कोई लिख लिया है तो बदलने की जरूरत नहीं है, अब अगर नहीं लिखा है तो बदल लो, ठीक है। तो अब सीक्वेंस में हो जाएगा ना, A B C D E F ऐसे करके हो जाएगा। तो ये मुझे लोड पता चल गया, मुझे यहां से लोड पता चल गया, है ना। अब सबसे पहला आप लोग ये बताइए कि मैक्सिमम लोड कितना। पहला तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मैक्सिमम फोर्स कितना है, मैक्सिमम फोर्स इन द मेंबर, मैक्सिमम फोर्स इन द मेंबर। अब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम की। अब वो प्लस माइनस किसी में भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैक्सिमम फोर्स कितना होगा। तो मैक्सिमम फोर्स इसको देखकर नहीं बताना है, इसको देखकर बताओगे तो आप बोल दोगे सर 8P लग रहा है हमें, तो यहां पर 8P लग रहा है। बट कल ही मैंने बताया था मैक्सिमम फोर्स इसको देखकर कभी नहीं बताया जाता है, मैक्सिमम फोर्स हमेशा इसे देखकर बताया जाता है, ठीक है। तो 5P का है मैक्सिमम फोर्स, कितना है 5P का है। अब मैं अगर बताऊं कि P मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितने का है, मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स कितने का है, आप बोलोगे 5P। और अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम कंप्रेसिव कितने का है, मैक्सिमम कंप्रेसिव कितने का है, मैक्सिमम कंप्रेसिव है ना। मैक्सिमम टेंसाइल तो आपने देख लिया भाई, जो पॉजिटिव का सबसे बड़ा वैल्यू है वो आपका मैक्सिमम टेंसाइल हो जाएगा 5P। अब मैक्सिमम कंप्रेसिव जो निगेटिव का सबसे बड़ा वैल्यू है, सो -3P हो जाएगा, -3P हो जाएगा, ठीक है, -3P हो जाएगा। हाँ मेरे तरफ से सही है निकेत, आपके एंड पे दिक्कत होगा बफर का। सो -3P हो गया। अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस कितना होगा, तो सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल की जब मैं बात करूंगा, सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल, तो मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए P मैक्सिमम टेंसाइल का, मुझे चाहिए P मैक्सिमम टेंसाइल का, जो कि कितना है 5P है। बट 5P यहां पर भी है और यहां पर भी है। अब इन दोनों में देखो क्या एरिया दोनों जगह सेम है क्या, ए से लेके बी पोर्शन की एरिया और बी से लेके सी पोर्शन की एरिया नहीं, बी से लेके सी पोर्शन की एरिया कम है, तो मैं कम वाला लूंगा, क्योंकि कम वाला एरिया लूंगा तो स्ट्रेस ज्यादा आएगा ना। तो यहां पर A/2 में ये वाला एरिया A/2 लिखूंगा, सो 10P/A ये मेरा आ जाएगा, है ना भाई। देखो ये भी, इसमें भी 5P लोड है और इसमें भी 5P लोड है, लेकिन जब इसमें 5P लोड लोगे तब इसका एरिया ज्यादा है ना, इसका एरिया A है, तब उतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, है ना। इसमें जो स्ट्रेस आएगा वो 5P/A आएगा, लेकिन इसमें जो स्ट्रेस आएगा B से लेके C में, तो जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ है वो BC मेंबर में हुआ है, वो BC मेंबर में होगा, ना कि AB मेंबर में होगा। AB में नहीं होगा, BC में होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया मिनिमम है, यहां पर भी लोड बराबर है, यहां पर भी लोड बराबर है, लेकिन जिसमें एरिया मिनिमम होगा वो वाला हम लोग लेंगे, तो एरिया मिनिमम यहां पर है, ठीक है। अब सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेसिव, सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेसिव, सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेसिव। अब कितना लोड है, -3P का लोड है। अब ये जो -3P का लोड है वो CD में भी है और DE में भी है,
वो सी डी में भी है और डी ई में भी है। तो यहां पर भी कौन सी एरिया लोगे, मिनिमम एरिया ही लोगे, तभी मैक्सिमम निकल के आएगा। तो मतलब सी डी वाला एरिया लोगे। तो जब आप सी डी वाला लोगे तो सी डी वाला एरिया A/2 है। सो ये -6P/A ये आएगा, और ये कहां पर आएगा, ये आएगा सी डी वाले पोर्शन में, है ना, सी डी वाले पोर्शन में। यहां पर भी -3P है, यहां पर भी -3P है, लेकिन यहां का एरिया A है और यहां का एरिया A/2 है। आपसे रेशियो क्या पूछा गया, इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। सो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, सिग्मा मैक्सिमम टेंसाइल अपॉन सिग्मा मैक्सिमम कंप्रेसिव। सो इसमें से P/A घट चला जाएगा, P/A चला जाएगा। सो 10/6 में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड, चलो साइन भी ले लेते हैं माइनस साइन के साथ। सो ये आ जाएगा -5/3, -5/3 है ना, -5/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, -5/3, या सिंपली मैं 5/3 भी लिख सकता हूं, ठीक है ना, सिंपली भी चाहूं, क्योंकि देखो कंप्रेसिव की बात पूछ रहा ना। अब आपने कंप्रेसिव लिख दिया तो यहां पर साइन लिखने की जरूरत नहीं है, है ना। जब आपने कंप्रेसिव लिख दिया है तो साइन यहां लिखने की जरूरत नहीं है, और यहां पर साइन लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर माइनस में लिखो या 5/3 लिख दो, दोनों चलेगा। समझ में आया? अच्छा अनिकेत, आपने डिफॉर्मेशन भी निकाल दिया है। एंड डिफॉर्मेशन कितना आ रहा है, आप एक वैल्यू मिस कर गए हो। देखिए वहां पर 5 के बजाय 6 आना चाहिए। एक बार चेक करो जरा, क्या क्या मिस किए हो आप। सर A/2 तो BD का है ना, A/2 तो BD का है ना, BC का कैसे हाँ क्या चीज है BD। अरे भाई यार, अब नीरज, ओके, यही तो मैं आप लोग को इतनी देर से बता रहा था। चलिए मैं समझ, मुझे लग रहा था किसी ना किसी को ये डाउट जरूर आ रहा होगा। सिग्मा CD के इक्वल मीन्स, सिग्मा CD के इक्वल मीन्स, चलो समझाता हूं। अब आप ये कह रहे हो कि सर ये जो A/2 है वो BD का है ना सर, सिग्मा CD की। चलिए जो दो डाउट आ रहे हैं इसको मैं भी क्लियर करता हूं पहले तो, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। BCD मैं जब समझा रहा था तो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, इसका मतलब, या नहीं समझ में आता तब भी नहीं बताते हैं। हाँ चलो कोई नहीं। ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ये आपका D पॉइंट है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 है। इसका मतलब है ना सर, क्लियर, क्रॉस सेक्शन एरिया आप समझ में आ गया। चलो ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही होगा। हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि ये जो A/2 है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो आपको साइड व्यू में नजर आएगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि आपको साइड व्यू में नजर आएगा। दिस इज A/2, ये A/2 है, ना कि ये A/2 नहीं है। ये एरिया हम लोग नहीं लेते हैं, क्रॉस सेक्शन का एरिया लेते हैं। तो क्रॉस सेक्शन का एरिया लेते हैं तो ये A/2, ठीक है। चलो क्लियर हो गया, गुड। हाँ अब क्या कह रहे हैं सर, सिग्मा, कीर्ति कह रहे हैं सर CD के बराबर कैसे हो गया। एक बात बताओ कीर्ति, ये जो लोड आपने लिखा है CD, ये जो लोड आपने लिखा है CD कितना है, 3P का माइनस में है ना, 3P का माइनस में है। इसका मतलब C से लेके D तक पूरे पोर्शन में ये माइनस है ना, C से लेके D तक पूरे पोर्शन में ये -3P का है, और पूरे पोर्शन का एरिया भी सेम ही है। एक बात बताओ, अगर यहां पर मैं एक सिंपल सा लॉजिक लगाऊं कि अगर मेरे पास यहां पर मैं लोड लगा रहा हूं P, या चलो P छोड़ो, यहां पर मैं लोड लगा रहा हूं कंप्रेसिव का 3P। अब मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने साइन ऐसा बना दिया है, ठीक है। तो यहां पर कंप्रेसिव का 3P लग रहा है, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो साइड व्यू से आपको नजर आएगा, साइड व्यू से जो आपको नजर आएगा, तो ये मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया भाई, ये A/2 ले लिया,
ठीक है, अब इसको मैंने क्या बोल दिया, ये C है और ये D है, ये C है और ये D है। तो अगर आपको स्ट्रेस निकालना है सिग्मा, सो वो कितना हो जाता है 3P, तो इसका लोड है जो कि माइनस में है, और एरिया कितना है A/2 है, तो ये -6P/A का तो स्ट्रेस हो जाएगा। अब ये जो 3P लोड है, ये C से लेके D तक कोई भी सेक्शन ले लो, हर एक सेक्शन पर सेम लोड है, बताइए। अब ये C से लेके D तक कोई भी सेक्शन उठा लो, हर एक सेक्शन पर -3P का लोड होगा, और अगर हर एक सेक्शन पर -3P का लोड होगा और कोई भी सेक्शन उठा लो, क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होगा, है ना? कोई भी सेक्शन उठा लो, क्या उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होगा? बिल्कुल होगा। और कोई भी सेक्शन उठा लो, उसके ऊपर -3P का लोड होगा। तो क्या ये मैं बोल नहीं सकता कि C से लेके D तक कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा लो, उसका स्ट्रेस यही होगा? ठीक है, समझ में आया? तो जिसको ये डाउट था कि सर ये जो आपने यहां वाला, ये जो यहां पर आपने -6P पूरा CD का लिख दिया है, तो CD का मतलब है CD के बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा लो, इसका मतलब होता है CD के बीच में कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा लो, सभी के ऊपर इतना ही स्ट्रेस लग रहा होगा। BC का मतलब यह है कि BC के अंदर कोई भी क्रॉस सेक्शन उठा लो, सबके ऊपर इतना ही स्ट्रेस लग रहा होगा। और वो चीज मैंने आपको यहां पर ऐसे प्रूफ करके दिखा भी दिया है ना, कि भाई अगर ये CD है जिसके ऊपर -3P का लग रहा है, तो इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं डिफॉर्मेशन पर, अब आते हैं डिफॉर्मेशन पर। ठीक है, अब आते हैं डिफॉर्मेशन पर। अच्छा, यहां तक हो गया ना, मैं अगले स्लाइड पर चलता हूं। डिफॉर्मेशन जो है, ठीक है, मुझे कहां पर डिफॉर्मेशन चाहिए? डिफॉर्मेशन मुझे टोटल चाहिए, डेल्टा टोटल चाहिए। सो डेल्टा टोटल क्या होगा? Δ1 प्लस Δ2 प्लस Δ3 प्लस Δ4 प्लस Δ5 होगा। ठीक है, सो यहां पर मैं लिखूंगा P1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस P2 L2 अपॉन, ऐसे सो ऑन करते हुए लिखता चला जाऊंगा। ठीक है, P2 E2 प्लस लिखते चले जाओ, है ना, प्लस 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 ये सब आता जाएगा। लास्ट में P5 L5 अपॉन A5 और E5 आएगा। ठीक है, सो P1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी? 5P आई थी। ठीक है, L1 हमारा कितना है? L है। A1 कितना है? A है, यंग्स मॉडुलस E है। P2 की बात करें, सो P2 भी 5P आया था। L2 की बात करें, वो भी L है। A2 की बात करें तो वो A/2 है, और E2 की बात करें तो वो 2E है। फिर नेक्स्ट में बात करते हैं, सो अगला जो है हमारा -3P लोड था, लेंथ उसकी L थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2 था, यंग्स मॉडुलस जो है वो 2E था, वो 2E था, वो जो है 2E था। देन अगेन अगले में -3P का लोड था, और उसकी लेंथ जो थी वो L/2 थी, उसकी लेंथ जो है L/2 थी, और एरिया और E जो है वो सेम था। फिर प्लस लास्ट में P लोड था, लेंथ उसकी भी L/2 थी, और A और E था। यही था, चेक कर लो जो मैंने यहां पर सारी वैल्यूज रखी। हाँ, अभी का आंसर करेक्ट आया। यस प्रियंका, करेक्ट है ना, 6PL अपॉन ए आंसर आएगा, 6PL अपॉन ए आंसर आएगा। तो इसमें से देखो, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो हर जगह से आप क्या बाहर ले सकते हो? आप PL अपॉन AE को बाहर ले सकते हो। तो जैसे आपने बाहर लिया, यहां पर बचा 5, यहां पर बचा, ये 2 कट गया, यहां पर भी बचा 5। ठीक है, ये 2 कट गए, यहां पर बचा -3, ये बचा -3/2, और ये बचा +1/2। ठीक है, सो 5 5 10, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, ये हो गया 7 और 7, और 1/2 और 3/2 करेंगे तो कितना बचेगा? 1/2 में से ये बचेगा, ये -1 बचेगा, ये -1 बचेगा, -1 और -3 -4, 10 में से 6, 10 में से 4 गया, 6 बच गया। सो ये आ जाएगा 6PL अपॉन AE, ये हो जाएगा डेल्टा टोटल, ये हो जाएगा डेल्टा। बात समझ में आ गई सभी को? 6PL अपॉन ए आ जाएगा ये आंसर।
ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। P1 की वैल्यू जो अभी हम लोगों ने लिखी थी, P1 की वैल्यू 5P थी, वो लिख दिया। L1 की वैल्यू L थी, A1 की वैल्यू A थी, E1 की वैल्यू E थी। फिर P2 की वैल्यू भी 5P थी, L2 की वैल्यू भी L थी, और A2 की वैल्यू A/2 थी, और E2 की वैल्यू 2E थी, वो लिख दिया। फिर P3 की वैल्यू जो है -3P थी, इसलिए यहां पर मैंने पहले माइनस साइन लगा दिया, क्योंकि प्लस और फिर माइनस लिखते तो माइनस ही बन जाता। -3P, और उसकी भी L3 कितना था, L था, और A3 कितना था। अब A3, ये सारी चीजें मैं कहां से बोल रहा हूं, ये देखो, ये कहां गया, ये देखो, ये आपका, ये A1 हो जाएगा, ये E1 हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 होगा, ये L3 होगा, है ना। और ये A2 भी यही होगा, A3 भी यही होगा, E2 भी यही होगा, और E3 भी यही होगा। फिर जब हम लोग L4 लिखेंगे तो ये वाला लेंगे, L5 लिखेंगे तो ये वाला, क्योंकि देखो ये चौथे में आ रहा है ना, ये चौथा, यहां पर चौथा मैंने लिखा, तो चौथे का लेंथ कितना है, L/2 है। चौथे का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। चौथे का यंग्स मॉडुलस कितना है, E है। फिर पांचवें का लेंथ कितना है, L/2 है। पांचवें का एरिया A, और पांचवें का यंग्स मॉडुलस E। तो चौथे और पांचवें का एरिया यंग्स मॉडुलस सेम है, वैसे ही दूसरे और तीसरे का एरिया और यंग्स मॉडुलस सेम है। पहला अपना अलग हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सभी को? तो एक बड़ा क्वेश्चन लिया था ताकि उससे जो भी डाउट्स वगैरह हैं सारे के सारे आप लोगों के क्लियर होते चले जाएं एक साथ। कोई नहीं, क्लियर हो जाएगा, सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, इसको क्या मैं बोल सकता हूं, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। टुवर्ड्स लेफ्ट क्यों मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब समझिए। टुवर्ड्स लेफ्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा जो 6PL/A आया है वो पॉजिटिव आया है। 6PL/A पॉजिटिव आया है, तो अगर पॉजिटिव आया है मतलब इस पूरे मेंबर में टेंशन होगा, ठीक है ना। मतलब अगर जो हमारा डेल्टा टोटल आया है फ्री एंड का वो पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, कि ये अंदर की तरफ थोड़ी नहीं आ रहा होगा। अगर पॉजिटिव आया है इसका मतलब ये इधर भागा, है ना। पॉजिटिव का मतलब है कि ये इधर के बजाय इधर भागा होगा, है। अगर निगेटिव आया होता तो इधर की तरफ आता, है ना भाई। निगेटिव आया होता तो ये चीज छोटा हो गया होता, ओवरऑल लेंथ जो हुई होती छोटी हुई होती, और छोटी तब होती जब डेल्टा माइनस में आता, तब ये राइट की तरफ जाता, है ना। जो ए पॉइंट का डिफॉर्मेशन है वो राइट की तरफ जाता अगर वो डेल्टा निगेटिव आया होता। लेकिन पॉजिटिव आया है तो मतलब वो खींचेगा, वो थोड़ा सा आगे की तरफ भागेगा, ये होगा डेल्टा, ठीक है। तो पॉजिटिव की तरफ आया मतलब ये जो ए पॉइंट है वो ए डैश जो है वो लेफ्ट की तरफ मूव किया है, ना कि राइट की तरफ। तो इसलिए मैंने वहां पर लिख दिया है लेफ्ट। बाहर निकल रहा है, ठीक है। ठीक, चलिए, क्लियर, गुड। सो देखिए, अब आप ये पूछ रहे हो सर फर्स्ट में और सेकंड में डिफरेंस, फर्स्ट केस में और सेकंड केस में डिफरेंस क्या है। अगर आपको कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा अच्छी बात है ना। और नहीं आ रहा है तो समझने की जरूरत क्या है कि क्या डिफरेंस है। जो ज्ञान मिल रहा है उसको लेते चलते हैं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझ में आ गया, मजा आ गया, ठीक है। सभी को मजा आना चाहिए, है ना। समझ में आ गया अगर डिफरेंस क्या है तो ठीक है, नहीं भी समझ में आ रहा है तो क्या 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 करना है। दोनों केस तो समझ में आ गया ना आपको, दोनों केस तो समझ में आ गया ना। अब ये समझ के क्या करोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। वैसे समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं चाहूं तो बता दूं, बट मैं चाहता हूं ये खुद आप पॉइंट आउट करो कि दोनों में डिफरेंस क्या था, ठीक है। वरना फिर क्या मतलब कि सारी चीजें आपको मिल ही जा रही तो आपका दिमाग खाली बैठा रहेगा, कुछ उसको भी तो काम करने दो, ठीक है। सोचना
कि क्या डिफरेंस है केस 1 और केस 2 में। केस 3, अच्छा नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से अच्छे से, अच्छा एक स्टूडेंट का आ रहा है कि सर क्वेश्चन से उतने अच्छे से नहीं समझ में आता जितना डेरिवेशन से समझ में आता है। हर एक चीज का डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है, हर एक चीज का डेरिवेशन नहीं होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं सर, पॉइजन्स रेशियो तो डिफरेंट होगा क्योंकि सेक्शन 1 एंड 2 डिफरेंट है। पॉइजन्स रेशियो तब डिफरेंट होगा जब मटेरियल अलग हो जाएगा, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो तब अलग हो जाएगा जब मटेरियल अलग हो जाएगा। जैसे आप यहां पर बात करो ना, इस वाले क्वेश्चन में पॉइजन्स रेशियो मत इंट्रोड्यूस करो, अगर करना चाहते तो बहुत अंदर तक चले जाएंगे, बट हाँ इसका और इसका अलग होगा क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस अलग है ना, तो इसका पॉइजन्स रेशियो भी अलग होगा, ठीक है। अदरवाइज आप निकालना चाहते हो तो सारी चीजें निकल के आएंगी। अब अगर इसकी बात करोगे तो बी से लेके सी तक का पॉइजन्स रेशियो सेम होगा और सी से लेके डी तक का, मतलब पूरा बी से लेके डी तक का पॉइजन्स रेशियो एक ही होगा। ए से लेके बी तक का भी पॉइजन्स रेशियो एक होगा और डी से लेके एफ तक का पॉइजन्स रेशियो सेम होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पॉइजन्स रेशियो डी से लेके ई का अलग हो गया, ई से लेके एफ तक का अलग हो गया। अगर यंग्स मॉडुलस इतने तक का सेम है तो पॉइजन्स रेशियो भी सेम ही होगा, ठीक है। चलो, अब हर एक चीज का डेरिवेशन नहीं होता है। जो सेकंड केस है ना, एज सच उसका कोई डेरिवेशन नहीं है भाई, है ना। कुछ चीजें स्ट्रेंथ, ये आपका कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं चल रहा है जहां पर 4-5 मैं लाइन लिखवाऊंगा, पैराग्राफ लिखवाऊंगा। मैंने जितना लिखवा दिया उतना भी नहीं लिखवाया जाता स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है ना, उतना भी नहीं लिखवाया जाता। बात क्या होती है ना, हम लोग पता नहीं क्यों, मतलब मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कुछ स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ नोट्स के पीछे भागते हैं, समझने की जरूरत ही नहीं रखते हैं, है ना। और एक अच्छा नोट्स बन जाए, सुंदर नोट्स बन जाए, वो दिखे हमें बहुत सुंदर सा, उसके पीछे भागते हैं। उससे क्या हो जाएगा, सुंदर सा नोट्स बन गया लेकिन दिमाग में सुंदर सुंदर चीजें अगर नहीं जाएंगी, बस सुंदर सुंदर लिखा रहेगा सामने, तो कैसे समझ में आएगा, कैसे मजा आएगा, है ना। केस 1 में मेंबर के बीच में फोर्स नहीं था, हाँ सही बात नीरज, हाँ केस 1 में मेंबर के बीच में फोर्स नहीं था और केस 2 में मेंबर के बीच में फोर्स था, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं इस केस पे। फॉर द bar as shown in the figure, for the bar as shown in the figure, comma, determine the deformation at the free end, determine the deformation at the free end, determine the deformation at the free end, determine the deformation at the free end if the deformation at B, if the deformation at B is delta, deformation at B is delta. ओके, शॉर्ट में निकाल दिए। चलो 11th में पढ़े थे सब इंजीनियरिंग में, तो कुछ अच्छे से नहीं बताया, नहीं कोई बात नहीं। देखिए ऐसा वो नहीं है, देखिए मैं आप पूरी कोशिश करता हूं कि जहां पर डेरिवेशन पॉसिबल है मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन देखिए ये एज ए टीचर यही तो मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि मुझे पता है कि किस पर्टिकुलर चीज को डेरिवेशन से समझाऊंगा तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और किस चीज को मैं एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो जैसे कुछ केसेस हैं, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, है ना। ये तो सिंपल स्ट्रेन और इसकी बात हो रही है, और उसी में कुछ केस बन जाते हैं। जैसे केस 1 हो गया, केस 1 का मैंने आपको W लेके समझा दिया था, यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ समझा दिया, है ना। तो और अच्छे से कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं जब वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी मैं कभी कभार आपको समझाता हूं, अभी आगे चल के भी समझाऊंगा तो आप देखना, मैं नंबर्स का बहुत इस्तेमाल करता हूं। उससे क्या होता है ना कि एक हमें दिमाग में एक चीज फिट हो जाता है, अच्छा हाँ ठीक है, ये यहां से यहां तक गया, फिर ये वापस आ गया। जब एक नंबर
लेके हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ज्यादा दिमाग में हो जाता है। हाँ, चलो चलते हैं फिर, देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, देखते हैं। सो कोई टेंशन नहीं लेना है ना, पूछ सकते, पूछिए आप लोग जो भी वो आता है, डाउट्स वगैरह। चलो, ये हो गया, है ना। और दूसरा मेंबर यहां पर है, दूसरा मेंबर यहां पर है। अब इस मेंबर में देखिए, इसके मैं लेंथ जरा देख लूं, इसका जो मैं लेंथ देख लूं, एल एल बाई टू है। यहां पर ये लेंथ जो है ये एल है, और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है ये एल बाई टू है। यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो एल बाई टू है। पॉइंट्स जब मैं मेंशन कर देता हूं, तो ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गया। और अगर यहां पर मैं पॉइंट्स मेंशन कर दूं, तो ये पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, यहां पर पॉइंट आपका सी है, यहां पर पॉइंट आपका डी है। ठीक है, ठीक, चलो ये हमारे पॉइंट हो गए, ए बी सी एंड डी पॉइंट हो गए। जो लोड लग रहा है वो मैं लगा देता हूं कहां कहां पर लग रहा है। सो जो लोड आपका लग रहा है, एक तो बी पॉइंट पर लग रहा है पी लोड, और एक तो सी पॉइंट पर लग रहा है पी लोड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखता हूं मैं क्या क्या चीजें यहां पर लिखी गई हैं। ए ई बाई टू, ये ए है, और ये ई बाई टू है, और इसकी मैं बात करूं सो ये ए बाई टू है, और ये ई है। एक सेकंड फिर से देख लेता हूं, ए और ई बाई टू, ए बाई टू और ई, ए बाई टू और ई। ठीक है, हाँ ये दिया हुआ है। मतलब यहां से लेके यहां तक का जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, यंग्स मॉडुलस इसका ई बाई टू है। यहां से लेके यहां तक जो क्रॉस सेक्शन है वो ए बाई टू है, यंग्स मॉडुलस इसका ई है। तो ये चीज हमारे पास दिया गया है हमें। अच्छा, अब फॉर द बार एज शोन इन द फिगर डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड, मतलब डी पॉइंट का आपको डिफॉर्मेशन पूछ रहा क्वेश्चन में। फ्री एंड का मतलब जो कि फिक्स नहीं है, फिक्स ये है तो फ्री ये है, तो आपसे फ्री का पूछ रहा है, फ्री का पूछ रहा है, डी वाले का पूछ रहा है। डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन एट द फ्री एंड इफ द डिफॉर्मेशन एट बी इज डेल्टा। अगर बी पर जो डिफॉर्मेशन है वो डेल्टा है, तो क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है कि डेल्टा बी जो है वो डेल्टा दिया गया है। ठीक है, चलिए आप लोग सॉल्व करिए इसको। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। ठीक है, मैं 2-3 मिनट देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए, बताइए क्या आंसर आ रहा है, फिर उसके आगे बात करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए और लोग भी सॉल्व करिए।
ओके चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। ओके सो विशाल और उसके पहले भी किसी ने आंसर किया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर चला गया है। प्रभात करेक्ट, 5/4 डेल्टा। तो जिन्होंने भी 5/4 डेल्टा किया है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो P और P इधर लग रहा है तो यहां पर रिएक्शन कितने का आएगा, 2P का रिएक्शन आ जाएगा। इसको मैं मेंबर 1 बोल दूं और यहां से लेके यहां तक इसको मैं मेंबर 2 बोल दूं और इसको मैं मेंबर 3 बोल देता हूं। जो हमें डेल्टा बी दिया हुआ है बेसिकली वो डेल्टा बी ए दिया हुआ, बी जो दिया हुआ बेसिकली वो बी ए दिया हुआ है, ठीक है। और बी ए अगर डेल्टा है या मैं बोलूं ये डेल्टा 1 जो है वही डेल्टा है, ये डेल्टा 1 होगा, ठीक है। सो डेल्टा 1 क्या होगा, P1 L1 अपॉन A1 E1 होगा, ये डेल्टा के बराबर होगा। P1 कितना होगा, अगर मुझे इस मेंबर में लोड चाहिए तो P1 कितना होगा, P1 2P होगा। सो P1 हो जाएगा 2P, ये L अपॉन यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और यंग्स मॉडुलस जो है वो E/2 है, यंग्स मॉडुलस E/2 है। तो ये 2 ऊपर आके 4 हो जाएगा। सो ये बन जाएगा यहां से इसको मैं लिख सकता हूं दैट 4PL अपॉन AE इज इक्वल्स टू डेल्टा। सो PL अपॉन AE जो होगा वो डेल्टा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया P1। अब मैं अगर P2 निकालता हूं सो P2 के लिए मैं यहां पर सेक्शन लूंगा और जब मैं यहां पर सेक्शन लूंगा, जब मैंने P1 के लिए यहां सेक्शन लिया था तो इसके लेफ्ट हैंड साइड 2P जा रहा था। जब मैं यहां पर सेक्शन लूंगा तो इसके राइट हैंड साइड एक लोड P है और इसके लेफ्ट हैंड साइड देखो ये 2P माइनस P। सो P2 जो होगा वो P होगा, P2 जो होगा वो P होगा। और अगर मैं P3 की बात करूं सो P3 के लिए मैं यहां पर सेक्शन लूंगा, P3 के लिए मैं यहां पर सेक्शन लूंगा तो इसके राइट हैंड साइड कोई लोड नहीं है और इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर आप लोड देखोगे सो 2P का इधर फिर P इधर फिर P इधर, तो P3 हो जाएगा 0, P3 हो जाएगा 0। अब मुझे कहां पर पूछा गया है, मुझे पूछा जा रहा फ्री एंड का मतलब D पॉइंट पर। सो डिफॉर्मेशन है D का मतलब होता है D से लेके A तक आऊंगा, मतलब पहले मैं D से लेके C जाऊंगा, फिर C से लेके B जाएंगे और फिर B से लेके A जाएंगे। सो जब आप D से लेके C जाओगे तो यहां पर तो P3 0 है, तो P3 0 है तो डेल्टा D से लेके C तक ये भी 0 हो जाएगा। और B से लेके A तक ये तो डेल्टा के बराबर है, तो B से लेके A तक ये डेल्टा के बराबर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस मुझे C से लेके B वाला निकाल देना है। सो डेल्टा C से लेके B वाला, सो C से लेके B का मतलब डेल्टा 2 मतलब P2 L2 डिवाइडेड बाई A2 और E2 निकालना है। सो P2 कितना है, P है, और L2 की बात करूं तो ये L/2 है, L2 की बात करूं तो L/2 है, और A2 की बात करूं तो A/2 है, A2 की बात करूं तो A/2 है, और E2 की बात करें तो E है। सो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा PL अपॉन AE, बचेगा हमारा PL अपॉन AE, बचेगा हमारा PL अपॉन AE। सो इस PL अपॉन AE से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो PL अपॉन AE क्या है, PL अपॉन AE डेल्टा बाई 4 है, PL अपॉन AE क्या है, ये डेल्टा बाई 4 है, ठीक है। सो हमें डेल्टा D चाहिए था, सो डेल्टा D ये वाला पहले 0 हो गया और ये वाला डेल्टा बाई 4 हो गया और लास्ट वाला ये डेल्टा हो गया। सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/4 डेल्टा, 5/4 डेल्टा D, ये हमारा आंसर हो जाएगा। P3 0 कैसे हो गया, P3 0 ऐसे हो गया जैसे P1 2P जैसे हुआ और P2 P जैसे हुआ, वैसे ही P3 0 हो गया, है ना। वो 0 आ गया, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, 0 आ गया ऐसा हमें विश्वास नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, जो सीखा है उसको उसके ऊपर भरोसा रखना है और वही चीज अप्लाई करनी है। देखो ये क्या करना है, मेथड ऑफ सेक्शन। यहां पर देखिए जब आपको P1 इज इक्वल टू 2P कैसे मिला जरा बताओ। इसका मतलब अगर P3 0 नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये सारी चीजें नहीं समझ में आनी चाहिए, इसके पहले वाला भी नहीं समझ में आना चाहिए। क्योंकि देखो जब आपने यहां पर सेक्शन लिया तो इसके लेफ्ट हैंड साइड कितना है, 2P है, इसके राइट हैंड साइड कितना है, 2P है, तो वहां से ये 2P आया। फिर अगला सेक्शन लो, अगला सेक्शन यहां पर लो, सेकेंड मेंबर में लो। तो जब आपने ये सेक्शन लिया तो इसके राइट हैंड साइड कितना लग रहा है, अब ये जो P लोड लग रहा है वो यहां पर लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर लग रहा है, ये वाला यहां पर लग रहा है, ठीक है। तो इसमें जब देखोगे तो P इधर की तरफ है और इधर देखोगे तो 2P इधर है और P उसको कंप्रेस कर रहा है। सो 2P माइनस P कितना हो जाएगा, 2P माइनस P आप करोगे, ठीक है। कहां पर रिएक्शन, अरे भाई ये फिक्स सपोर्ट थोड़ी नहीं कि वहां पर रिएक्शन आएगा,
वो फिक्स्ड सपोर्ट थोड़ी नहीं कि रिएक्शन आएगा। आप ये कह रहे हो सर डी पर रिएक्शन, अरे डी पर क्यों रिएक्शन आएगा, वो तो फ्री है ना। रिएक्शन कहां पर आता है, फिक्स्ड सपोर्ट पर आता है यार, है ना। ठीक है, अब यहां पर देख लो, अब आप इस वाले सेक्शन को लोगे, क्या इसके राइट हैंड साइड में कोई लोड है, नहीं है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में देखो 2p उधर है, p इधर है, p इधर है, 0 हो जाएगा। तो कोई जरूरी है कि फ्री एंड पे हमेशा लोड रहे, है ना। 2p रिएक्शन इधर तो है, रिएक्शन तो हमेशा, हाँ तो ये तो फिक्स्ड है ना, तो उधर तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, जब यहां पर P लोड लगा, यहां पर P लोड लगा, उसका रिएक्शन यहां पर 2P आ गया। ठीक है, तो D पॉइंट पर थोड़ी नहीं कोई रिएक्शन आएगा। तो जब आप एक सेक्शन लोगे, जब आप यहां पर एक सेक्शन लोगे, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 2P इधर है, P इधर है, P इधर है, तो दोनों मिलकर 0 हो जाएंगे। डेल्टा किसमें 2 कहां से आया यार, ये सब पूछने से पहले ना एक बार देखा करो यार क्वेश्चन में क्या लिखा गया है ना। डेल्टा, अब मतलब एक चीज आपकी नहीं समझ में आई तो अब आप सोच रहे हो चलो दूसरा चीज कुछ पकड़ते हैं, दूसरा चीज कुछ पकड़ते हैं। ठीक है रोहित, अच्छा नहीं, अच्छा डेल्टा चलाने में 2 कहां से आया, कौन सा 2 कहां से आया, हाँ किसमें बात कर रहे हो। डेल्टा पूरा क्लियरली तो लिखो तो समझ में आएगा ना, किसमें 2 कहां से आया, ये वाला 2 कहां से आया, वो देखो कहां से आया, L2। ये जो सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी है, L/2 है, तो ये 2 नीचे से आया, है ना। चलो लिखो पहले, लास्ट टू। चलो मैं भी बताता हूं, पहले इसको लिख लो, जिसका जिसका रह गया है लिख ले, फिर मैं लास्ट 2 बताता हूं। ये वाले 2 की बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है, हो गया। हाँ अब देखिए, पहले तो मैंने बी पॉइंट का डिफॉर्मेशन, क्वेश्चन में ये गिवन था कि ये डेल्टा है, फिर बी को मैंने लिखा बी ए, जो कि डेल्टा 1 होगा, डेल्टा के बराबर होगा P1 L1 अपॉन A1 E1। P1 कितना है, P1 जो है 2P है। अब ये 2P कैसे आया, अगर आपको ये जानना भाई 2P कैसे आया, तो आप थोड़ा सा पूरा लेक्चर दोबारा देखना तो समझ में आएगा ये 2P कैसे आया। ठीक है, क्योंकि भाई ये देखो 2P उधर लगा तो रिएक्शन अपोजिट आएगा ना, नेट लोड उधर 2P है, नेट लोड जो है मेरा, नेट लोड जो है वो 2P का इधर है, तो रिएक्शन इसके अपोजिट इधर आ जाएगा। ठीक है, तो वो 2P आ गया, तो P1 जो है वो 2P है, लेंथ कितनी है L है, और एरिया A है, और इसका यंग्स मॉडुलस E/2 दिया हुआ है, तो यहां पर मैंने E/2 किया है ना, तो ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा ना, ये जाके 4 हो जाएगा, 4PL/A, तो PL/A जो है डेल्टा/4 हो जाएगा। अब आते हैं डेल्टा डी के ऊपर, डेल्टा डी का मतलब यहां पर है, तो यहां का डिफॉर्मेशन डेल्टा डी ए होगा। सो डेल्टा डी ए होने का मतलब डी से लेके सी आएगा, फिर सी से बी आएगा, फिर बी से ए आएगा। अब डी से लेके जो सी होगा उसमें आप P3 लिखोगे, और P3 0 है तो ये 0 हो जाएगा। अब सी से लेके बी तक रखोगे, सी से लेके बी तक रखोगे, तो सी से लेके बी तक जो P2 होगा वो P के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो सी से लेके बी तक आपको निकालना है, क्योंकि बी से लेके ए तक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये डेल्टा है। तो जब आप सी से लेके बी तक निकालोगे, सो सेकंड पार्ट है वो, सो डेल्टा 2 हो जाएगा। सो P2 L2 अपॉन A2 E2। P2 कितना है, P के बराबर है, और L2 मतलब ये कितना है, L/2 के बराबर, तो ये L/2 यहां पर आ गया। इसका एरिया A2, एरिया जो है वो A/2 के बराबर है, तो A/2 के बराबर ये E, सो ये 2 और 2 कट जाएगा, है ना, और ये PL/A बचेगा जो कि डेल्टा/4 होगा। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। सो आई होप चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्लियर है, चलो। हाँ ऐसा क्वेश्चन MCQ में पूछा जा सकता है, बट
किस तरीके, हाँ ये एमसीक्यू में आ सकता है ना, बहुत लाइक जैसे कुछ क्वेश्चन अच्छे वाले होते हैं ना, तो ये उस कैटेगरी में चला जाएगा, उस कैटेगरी में चला जाएगा, है ना, कि अगर पूछते हैं तो पूछ सकते हैं। बट ऐसे क्वेश्चन हमारे कन्वेंशनल पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। एई के पेपर में पूछा जा सकता है, जेई के पेपर में भी चांसेस कम है, बट हाँ ये पूछ सकता है। तो बताऊं क्या पूछ सकता है? अगर मैं पूरा, देखिए एक चीज आप लोग समझिए, पूरा क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए, कोई जरूरी नहीं कि ये क्वेश्चन एज इट इज आ जाए। आपको ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये है, इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का मेरा पर्पज क्या था? मेरा पर्पज ये था कि आपको ये पता चले कि जो P3 है वो 0 है ना। मेरा जो पर्पज था इस क्वेश्चन को कराने का वो ये था कि आपको ये पता चले कि जो P3 है वो 0 है। ये पर्पज था मेरा इस क्वेश्चन को कराने का, है ना। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये लोड लगा कर दे देगा, और आपसे एमसीक्यू में एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछेगा। वो ये पूछेगा, व्हाट इज द स्ट्रेस इन द सीडी मेंबर, व्हाट इज द स्ट्रेस इन द सीडी मेंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? व्हाट इज द स्ट्रेस इन द सीडी मेंबर? एकदम से क्लियर? गुड। सो चलिए बताइए, व्हाट इज द स्ट्रेस इन द सीडी मेंबर। सीडी मेंबर में स्ट्रेस कितना होगा? वेरी गुड, वेरी गुड प्रियंका, राहुल, मानस, अनिकेत। चलिए अभी तक किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया। वेरी गुड, मृत्युंजय, प्रभात, आदित्य, रामेश्वर, प्रखर। करेक्ट, करेक्ट, सभी का करेक्ट है। सिंपल, सिंपल है ना। यस कीर्ति, है ना। सिंपल भाई, जब लोड ही नहीं है सीडी मेंबर में, जब लोड ही नहीं है तो स्ट्रेस, यही ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। तो देखने में तो लगेगा कि यार ये क्या है, क्या सब बना दिया है, और जिसको कॉन्सेप्ट पता है उसको सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर करने को। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन वेक्शन कुछ नहीं निकालेगा। एक बात बताइए, अगर ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूं तो क्या आपको ये रिएक्शन निकालने की जरूरत है? क्या आपको ये रिएक्शन निकालने की जरूरत है? आप क्या करोगे? बिना रिएक्शन निकाले ही, बिना रिएक्शन निकाले ही क्या करोगे? सीधा एक सेक्शन यहां पर लोगे। अब क्योंकि जब आपने रिएक्शन नहीं निकाला है तो आप लेफ्ट हैंड साइड यूज ही नहीं करोगे, है ना। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आप तभी यूज कर पाओगे जब आप रिएक्शन निकालोगे। समझ रहे हैं? जब आपके पास रिएक्शन नहीं है और आपने लेफ्ट हैंड साइड, तब आप यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि रिएक्शन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? मैं लेफ्ट हैंड साइड यूज ही नहीं करूंगा, मैं सेक्शन लेके राइट हैंड साइड यूज करूंगा। मैं सेक्शन लेके राइट हैंड साइड यूज करूंगा। तो मुझे राइट हैंड साइड में कोई लोड नजर नहीं आया, मुझे राइट हैंड साइड में कोई लोड नजर नहीं आया, तो मैं बिना रिएक्शन निकाले तुरंत बताऊंगा कि इसमें लोड 0 है, और अगर लोड 0 है तो स्ट्रेस 0 होगा। ठीक है। क्योंकि अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड यूज करना होगा ना, तब मुझे पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा, पहले रिएक्शन निकालना पड़ेगा। अब ये 0 बनेगा, अब ये लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा। देखो 2p देन p देन p, है ना, ये 0 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन। तो ये इसमें तो आपको टाइम लग गया ना, इसमें तो आपको टाइम लग गया। तो ये क्वेश्चन हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन ये पूछा जाएगा, है ना, ये पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन ये मत समझ के करो कि इस लेवल का क्वेश्चन तो आता नहीं, बट उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ना, उसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, उससे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलो, तो ऐसा एक काम करते हैं ना, आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूं। ठीक है ना, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हमारा जो थर्ड केस है, थर्ड केस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चन बनता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उससे। सो वो है बार्स फिक्स्ड एट बोथ द एंड। अगर दोनों एंड से फिक्स किया जाता है ना, वो वाला हम लोग केस कल देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन कल देखेंगे। ठीक है। आप लोग रिवाइज वाइज करिए, और कुछ डाउट्स वगैरह होते हैं या कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस और बन रहे होंगे वर्कबुक में, तो वो बनाइए। अदरवाइज जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो वर्कबुक के और क्वेश्चन हम लोग बना पाएंगे। ठीक है। चलिए फिर एंड करता हूं मैं।